आपने वो फिल्म देखी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ? हाँ, DDLJ के अंत में सिमरन के पापा ने जो कहा था, अगर वो आवाज अंदर से आ जाए उसको बोलते हैं कॉन्शियस। वो तो अमरीश पुरी की आवाज थी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसी आवाज अंदर से बार बार आती होगी आप लोगों को, जब जब ऐसा मौका आता होगा, जी लूं जिंदगी। फिर पापा याद आते होंगे, मम्मी याद आती होंगी हाथ में माचिस लिए हुए, पापा हाथ में डंडा लिए हुए याद आते होंगे। फिर आप सोचते होंगे ना, ना जी सिमरन ना जी। सो वेन एवर यू हैव ए वॉइस फ्रॉम inside, that is called conscience. And in civil services there is a topic called conscience. In topic number 6 it says, when should a civil servant use conscience during administrative practices and taking decisions? So we'll understand what is the role of conscience there. Just to let you know, conscience is the sound or the voice which we hear from inside sometimes when we... मेटाफिजिक्स या दर्शन का अंतिम प्रश्न जो है कि अंतिम सत्ता किसकी है, जो अल्टीमेट ट्रुथ या अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है वो किसका है, इस प्रश्न के बेसिकली दो प्रश्न हैं। इसको दो प्रश्नों में तोड़ लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि अल्टीमेट एग्जिस्टेंस कितने हैं, नंबर कितना है। अंततः जितनी सत्ताएं हैं उनका नंबर कितना है, एक ही है या ज्यादा है या दो हैं या 10 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं कि 1000 हैं। एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये कि जो अंतिम सत्ता है उसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो कैसी है सत्ता, उसका नाम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिज्ञासु व्यक्ति के मन में दोनों प्रश्न साथ साथ ही आए होंगे। ये एक ऐसा तो है नहीं कि एक प्रश्न पहले आएगा एक बाद में आएगा, साथ साथ ही आए होंगे। और जब हम सोचते हैं तो हमारे पास सोचने के दो तरीके होते हैं सामान्य रूप से, तीसरा बाद में आता है। कोई आपसे पूछे कि भाई इस संसार में अंतिम सत्ताएं कितनी है, तो एक नजर में तो भाव ये आता है कि भाई इतना वैविध्य, डाइवर्सिटी दिख रही है, सब तो सत्य ही है, हम किसे खारिज करें। तो पहला आंसर स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों के मन में आता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरलिज्म, यानी कि अनेकवाद या बहुत्ववाद। यानी बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं। सरल भाषा में कहें, लोहा भी अंतिम सत्ता है, लकड़ी भी अंतिम सत्ता है, पानी भी अंतिम सत्ता है, आग भी अंतिम सत्ता है, हवा भी अंतिम सत्ता है। मैं कैसे कह दूं कि हवा और पानी एक ही है? मैं कैसे कहूं कि आग और पानी एक ही है? अलग अलग है। और जब इतनी सारी चीजें अलग अलग हैं तो ये मान लेते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अच्छा, जब आप कहेंगे बहुत सारी हैं, आम आदमी को बहुत सारी दिख रही हैं, तो आपको भाव क्यों देगा? सोचेगा आप तो वही कह रहे जो मैं भी देखता हूँ, फिर आप किस बात के दार्शनिक हुए? तो दार्शनिकों को और धार्मिक लोगों को ना इससे चैन नहीं पड़ता है। उनको लगता है ना, इतनी सारी डाइवर्सिटी के मूल में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और मन करता है कि किसी एक पे ही सारा थोप दे। एक आते ही ना मन को बड़ा एक संतोष मिलता है कि चलो फाइनली पता लग गया कौन है। ये वाला सेटिस्फेक्शन इतना परेशान करता है कि कुछ लोगों ने कहा ना भाई, अंतिम सत्ता केवल एक है। और जिन्होंने कहा कि अंतिम सत्ता केवल एक है, इनको बोलते हैं मोनिज्म या मोनिस्ट, यानी एकवाद। एकवाद सिंपल, अनेकवाद एकवाद। अनेकवाद वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं। एकवाद या एकवादी लोग वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है, बस। लेकिन इस बीच में कुछ और लोग उभरे और बोले कि ना, अंतिम सत्ता ना तो अनेक है ना एक है, बल्कि दो हैं। और इनका नाम पड़ गया ड्यूअलिज्म, जिसका मतलब है कि अंतिम सत्ताएं दो हैं। अब आप सोचेंगे कि दो का लफड़ा कहां से आ गया? अनेक समझ में आ रहा है कि बहुत सारी भाई, जैसे आप यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे कह दूं कि मतलब लक्ष्मण जो है और जो दूसरा व्यक्ति है संजीव है एक ही व्यक्ति है? नहीं, अलग अलग व्यक्ति हैं, आप सब अलग अलग व्यक्ति हैं। और यदि मुझे सबको रिड्यूस करना है तो मैं एक नहीं करूंगा ना कि एक ईश्वर है, उसी ने आप सबको बनाया। ये दो की बात कहां से आ रही है? लेकिन दर्शन में खास समस्या है, जिसकी वजह से कुछ लोग ड्यूअलिज्म की बात करते हैं और उनकी मजबूरी है करने की। क्यों करते हैं? अगर आप ड्यूअलिज्म का आंसर सुन लेंगे तो बात सारी स्पष्ट हो जाएगी। ड्यूअलिज्म कहता है कि एक सत्ता है मैटर की और एक सत्ता है कॉन्शियसनेस की।
मैटर को हिंदी में बोलते हैं जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ। कॉन्शियसनेस को हिंदी में बोलते हैं चेतना या चेतन पदार्थ या चेतना कह लीजिए उसको। ये सारा खेल कैसे हो रहा है, अगर इन दोनों को समझेंगे तो पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। क्या कहानी है देखिए, ये मैटर कॉन्शियसनेस की कहानी कैसे काम करती है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, हम कोशिश करते हैं सबको सेट करते हैं कि एक के अंदर ही सेट हो जाए, कोशिश करके देखते हैं, ठीक। तो मैं जितनी भी चीजों को बांटूंगा तो मैं पाऊंगा कि या तो मैं उनको एक वर्ग मैटर में सेट कर सकता हूं, या मैं उनको एक दूसरे वर्ग कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना में एडजस्ट कर सकता हूं। जैसे लोहा है, लोहे को कहां रखेंगे आप, तो आयरन यहां आ गया। पानी कहाँ आएगा, यहीं आ जाएगा। आग कहाँ आएगी, आग भी यहीं आ जाएगी। हवा कहाँ आएगी, हवा भी यहाँ आ जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि हवा यहाँ आएगी, नहीं, हवा वहां नहीं आएगी, हवा भी मैटर है। ये सब कुछ यहाँ आ जाएगा। लोहा, लकड़ी, जो जो भी आपको समझ में आता हो इस तरह की चीजें, वो सब यहाँ आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज है विचार, थॉट, थॉट भी तो है ना दुनिया में। हम सब लोग थॉट मतलब सोचते हैं, थॉट्स हमारे मन में आती हैं। फिर आपके मन में एक चीज आती है इमोशन। जब लोग दीवाने होकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, ये बकवास है। यहाँ जो दिल है वो केवल पंपिंग करता है ब्लड की। जब बहुत ज्यादा इमोशन है तो सिर के दाईं तरफ हाथ रख के बोलना है मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर ऑफ माइंड में इमोशंस आते हैं। इमोशंस यहाँ नहीं आते हैं, ये कल्पनाएं हैं। इमोशंस यहाँ आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी उंगूठी पहनाओ तो ऐसे करके बोलना है मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, राइट साइड में। लेफ्ट में लॉजिक होता है ज्यादा, राइट में इमोशन ज्यादा काम करते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार ज्यादा है तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव है। जब इमोशन ज्यादा है तो दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव है। और ये तो बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसका काम तो ब्लड की पंपिंग करना, ब्लड की सफाई करना है। ये ब्लड सफाई नहीं करेगा तो मर जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो ये तो करता ही रहेगा। इससे कोई लिंक आपके इमोशंस का नहीं है। लेकिन अफवाह फैली हुई है, लोग कविताएं लिख रहे हैं दिल पे, लेकिन दरअसल दिल की कोई भूमिका इमोशंस में है नहीं। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। इसके अलावा कभी कभी आपकी विल पावर भी काम करती है कि मैं आज तो सिगरेट छोड़ ही दूंगा, मुझे कसम है मेरी मैया की, अगर मैंने सिगरेट पी तो। और विल पावर से आदमी कई बार छोड़ भी देता है कुछ चीजें, या कुछ चीजें शुरू करता है। कल से सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम करना ही करना है, और मान लीजिए सच में कर लिया तो विल पावर है इसका मतलब। नहीं कर पाए तो विल पावर की कमी है। ये विल पावर क्या चीज है, ये विल पावर भी तो कॉन्शियस वाली चीज है ना। थिंकिंग का मामला हो, इमोशंस का मामला हो, विल पावर का मामला हो, इन्हीं से जुड़ी बहुत सारी और भी चीजें हैं। कोई राय है आपकी, ओपिनियन है। ये ओपिनियन क्या चीज है, आपका कोई बिलीफ है, विश्वास है आपको, यहां तक कि अंधविश्वास मान लीजिए, सुपरस्टिशन है, वो क्या है। अब आपके मन में कभी कभी आ रहा होगा कि ये क्लासिफिकेशन जैसे हो रहा है, इसका आधार क्या है। मैं आपको आधार बताता हूं। आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा कि आपको पता है कि आत्मा पर रिसर्च करते हुए एक व्यक्ति ने आत्मा का वजन बताया 21 ग्राम की आत्मा होती है। एक रिसर्च है, बाद में खारिज हो गई वैसे वो रिसर्च, लेकिन कुछ मतलब मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे मूर्खों की बातें मत आइएगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है अगर कोई आत्मा का वजन 21 ग्राम बता रहा है तो। क्यों? क्योंकि जितने लोग आत्मा को मानते हैं उनमें से अधिकांश ये मानते हैं कि आत्मा एक कॉन्शियस चीज है, और कॉन्शियस चीज का वजन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का वजन बताना एक तरह का गधापन है, अगर आप उसको कॉन्शियस मान रहे हैं तो। हालांकि कुछ लोग आत्मा को कॉन्शियस नहीं भी मानते, वो ऐसी बात करें समझ में आता है। लेकिन जो कॉन्शियस मानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग हैं, आपने ये भी सुना होगा कि एक बार एक आदमी मरने वाला था, उसके कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई जगह नहीं छोड़ी गई, और जैसे ही वो मरा कांच टूट गया। मुझे नहीं पता कांच क्यों टूटा, टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन अगर टूटा है तो उसकी वजह कुछ और रही होगी, ज्यादा गर्मी हो गई होगी, ये सब वजह रही होगी। क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा विचार जैसी है। ये एक बात ऐसी हुई कि कमरा बंद है, विचार नहीं आ रहे मेरे मन में, आप सोच के देखिए। या शीशा लगा से धूप नहीं आ रही, धूप तो भौतिक वस्तु है। जब धूप जैसी भौतिक वस्तु, धूप क्या है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
जिसको आइंस्टीन ने साबित किया कि प्रकाश केवल वेव नहीं है, पार्टिकल भी है, फोटॉन्स उसका नाम दिया, उसी में नोबेल प्राइज मिला उसको। धूप जैसी चीज जो प्रकाश है, जो कि भौतिक वस्तु है, जब वो शीशा तोड़े बिना अंदर आ सकती है, तो चेतना, शुद्ध चेतना, जिसका मतलब है विचार, भावना, और कोई अगर आपसे ये कहता हो, देखे ना कि मैं बहुत परेशान हूं, कमरे के अंदर बंद हूं और मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे विचार बाहर छूट गए थे और मैं अंदर आ गया हूं, मुझे अपने विचार लाने के लिए बाहर जाना है, दरवाजा खोल दो या खिड़की खोल दो ताकि विचार आ सके अंदर। ये कुछ कुछ वैसी बात है। इसलिए ऐसे लोगों की बात में नहीं आना है, तर्क का प्रयोग करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। भौतिक वस्तु क्या है? बहुत लोगों ने कोशिश की डिफाइन करने की, कोई फाइनली कर नहीं पाए, लेकिन एक दो बातें स्पष्ट हो गई। भौतिक वस्तु का पहला लक्षण यह है कि वो स्थान जरूर घेरती है, उसमें एक्सटेंशन होता है, यानी वो स्पेस लेती है, उसमें वॉल्यूम होता है। ये सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी चीज स्थान घेरती है वो भौतिक वस्तु है, सिंपल है। ये नहीं कि वो मोटी होगी, पतली होगी, उसे छू सकते हैं, ये नहीं। कई चीजें आप छू नहीं पाएंगे, लेकिन वो स्थान घेरेंगे। कुछ भी मास एंड वॉल्यूम आप कह लीजिए, लेकिन बहुत सरल भाषा में बोलते हैं कि वो स्थान घेरती है। ठीक। दूसरा, कि भौतिक वस्तु जैसी भी हो, उसको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय समझते हैं आप, ये जो है 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी ना किसी सेंस ऑर्गन से इन्हें परसीव किया जा सकता है, प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंगी आंखों से आप देख लेंगे। माइक्रोस्कोप बनाएंगे तो भी देखेंगे तो आंखों से ही। हो सकता है कि माइक्रोस्कोप बनाने के बाद देख पाए, हो सकता है कि टेलीस्कोप बनाने के बाद देख पाए, लेकिन टेलीस्कोप में अगर इतनी ताकत है तो खुद देख ले अपने आप। देख तो नहीं पाएगा ना, टेलीस्कोप तो आपके देखने की क्षमताएं बड़ी कर देगा, माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजें देखने की क्षमता आपकी पैदा कर देगा। कुछ यंत्र आपके सुनने की क्षमताएं बढ़ा देंगे, लेकिन सुनने की क्षमता तो आपकी इंद्रियों में ही है ना, कहीं और से तो आएगी नहीं। जो भी भौतिक पदार्थ है वो किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय से जाना जा सकता है, बेशक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस की मदद से जाना जाए। अब बताइए, हवा क्या है? भौतिक है, क्योंकि हवा को टच होती है, स्थान घेरती है हवा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे जैसे प्रकाश है, प्रकाश आप आंख से मतलब प्रकाश को फील कर सकते हैं। धूप अगर है तो आपकी बॉडी पे टच होती है, समझ में आता है कि प्रकाश है। जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं किसी तार के अंदर, जिसको हम करंट कहते हैं, छू के देखिए पता लग जाएगा एकदम ये भौतिक है कि नहीं है। कुछ लोग बड़ी गोलूपन की बात करते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी चेतन नहीं, एनर्जी चेतन नहीं है। एनर्जी भी भौतिक वस्तु है, क्योंकि मास और एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि भौतिक वस्तु है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भौतिक वस्तु है, चेतन नहीं है। हाँ, किसी ने बहुत बढ़िया बात आपसे कही, आपके मन में एनर्जी आ गई, मोटिवेशन आ गया, वो एक अलग एनर्जी है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। फिजिकल चीजों से बनने वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी फिजिकल है, चाहे वो प्रवाह के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। आपने आग, कोयले में आग लगा के उसकी हीट से, उसकी भाप से टरबाइन चला के बिजली बना रही, ये सब कुछ भौतिक है। बिजली भी भौतिक है, भाप भी भौतिक है, टरबाइन का चलना, गति भी भौतिक है। ये सब मटेरियल चीजें हैं। कॉन्शियसनेस वो है जिस पर ये दोनों बातें लागू नहीं होती हैं, वो स्थान नहीं घेरती है। और ना आप इन 5 इंद्रियों से, छठी इंद्रिय जिसको मन कहते हैं, वो अलग चीज है। इन 5 इंद्रियों से आप इन चीजों को परसीव नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज को आप परसीव 5 इंद्रियों से ना कर सकें, और जो भी चीज स्थान न घेरती हो, मोटे तौर पर मान लीजिए कि वो कॉन्शियसनेस है, या उससे निकलने वाली कोई चीज है, थॉट है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा विचार दूसरे विचार की तुलना में लंबा है, मोटा है, आगे खड़ा है, पीछे बैठा है? नहीं बता सकते। भावना भी स्थान नहीं घेरती है ना। आपने कभी अपने आप से कहा हो कि मैं अच्छाई की भावना लाना चाहूँ, पर बुराई की भावना आगे खड़ी हुई है, जगह नहीं दे रही उसको, ये बुराई तो हट ताकि अच्छाई आगे आ सके? नहीं, कुछ मतलब नहीं इन बातों का, क्योंकि स्थान नहीं घेरते हैं। और 5 इंद्रियों से आप नहीं देख सकते, आप अपनी आंख से अपने विचार को नहीं देख सकते, कुछ भी कर लें, कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा। और कंसेप्ट बनाने की प्रक्रिया चेतन प्रक्रिया है, जिस पर सुकरात ने बहुत काम किया, भारत में कई लोगों ने, न्याय दर्शन में बहुत काम किया उस पर। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भौतिक वस्तु है। इतना गहरा सोचते सोचते आ गए
कि हम सारी भौतिक वस्तुओं को तो एक मान लेंगे कि भाई ये सब अंदर ही अंदर एक ही है, देखने में अलग है, लोहा लकड़ी पानी बिजली सब एक ही है, हवा भी एक ही है, क्योंकि इन सब में एक कॉमन फैक्टर तो है कि स्थान घेरते हैं। और जितनी ये सब चीजें हैं ये सब भी अंदर ही अंदर एक है, क्योंकि इनमें भी कॉमन फैक्टर है कि ये स्थान नहीं घेरते और ये परसेप्टेबल नहीं है, ये हमारे 5 इंद्रियों से 5 सेंसेस से परसेप्शन नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन कोई मुझसे कहे कि मैं इन दोनों को मिला के एक कर दूं, वो कैसे करूंगा? और जो लोग यहां के रुक जाते हैं उनको बोलते हैं ड्यूअलिस्ट, कि भाई अंतिम रूप से 2 सत्ताएं हैं, एक भौतिक एक चेतन। सारी भौतिक चीजों को मिला के एक मान लो, कोई बात नहीं, सारी चेतन चीजों को मिला के एक मान लो, पर मैं किसी भी आर्गुमेंट से ये कैसे साबित कर दूं कि भौतिक ही चेतन है और चेतन ही भौतिक है? मैं लोहे से विचार कैसे बना दूं और भावना से लकड़ी कैसे बना दूंगा? ये कैसे करूं? और जिनका मन करता है ना कुछ और करना है, फिर वो आते हैं इस पर मॉनिज्म पे, वो कहते हैं कि ना भाई, अंत में तो एक ही सत्ता रहेगी। और इनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है, आप समझ पा रहे हैं? अभी तक की जो बात हुई अगर मैं समअप कर दूं थोड़ा सा आसान भाषा में, आप लोग अभी हैं दैहिक रूप से, मतलब देह और मन दोनों के साथ हैं। कई बार क्या होता है कि शरीर तो है ही, मन है नहीं, सवाल उसका होता है। इस तरह से ये कॉन्शियस माइंड है, सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियस माइंड में इच्छाएं आती रहती हैं तरह तरह की, जो कि सामान्य बात है। इच्छाएं 3 तरह की हैं। एक वो जिन्हें जब चाहे पूरा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास करते हुए अचानक इच्छा है कि पानी पी लूं, तो पी लो, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत जोर से इच्छा हो रही है पानी पीने की, तो बोतल उठाओ पी लो पानी, इसमें क्या दिक्कत है? बाहर जाके पी के आ जाओ। या कोई पड़ोसी वड़ोसी होगा जो पनघट से पानी लाया होगा, उससे मांग के पी लीजिए उसमें क्या है, कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसी इच्छा जिसको लेकर कोई दबाव नहीं है, आप पूरी कर सकते हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो आएंगी और उसको लेकर दबाव है कि अभी पूरा नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं। ऐसी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, इसको बोलते हैं सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ डिजायर्स। जब हम अपनी किसी इच्छा को दबाते हैं तो वो इच्छा चेतन से दबकर अवचेतन में चली जाती है। तो ये वाला हिस्सा मान लीजिए सबकॉन्शियस का है। आपके सपने वगैरह आमतौर पर सबकॉन्शियस से आते हैं। हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है। नींद की सबसे गहरी अवस्थाएं सबकॉन्शियस के लेवल पे होती हैं। और सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे कोई कंट्रोल कर सके तो वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले को हिप्नोटाइज करना सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है और कॉन्शियस पे नहीं होता है। तो इच्छाओं की दुनिया की बात करें तो जो इच्छाएं अभी व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन बाद में कर सकते हैं, उसको दबाएंगे, सबकॉन्शियस में है। कि जैसे यही कि सिगरेट पीनी है, अभी नहीं पी सकते, है सिगरेट भी है, माचिस भी है, माहौल भी है, लेकिन ये पता है कि अगर यहां ऐसा किया, छिपा नहीं सकते ना कि चुपचाप पी ली, पता भी नहीं चला, ऐसा तो होगा नहीं। उसकी महक हर जगह गुले गुलजार हो जाएगी और उसके बाद ढूंढ लिया जाएगा कौन है। तो आप ये सब सोचे सोचते हुए छोड़ो यार, दबा के रखो, बाद में 3:30 बजे तब देखेंगे। ये सब कॉन्शियस हुआ। फिर मन का एक तीसरा हिस्सा है, क्योंकि कुछ इच्छाएं कॉन्शियस में ऐसी आती हैं जो ना अभी पूरी हो सकती हैं ना कभी और पूरी हो सकती हैं। वो इच्छाएं इतनी अनैतिक हैं अपनी प्रकृति में, जिनको पूरा करना तो दूर की बात है, किसी को ये कहना कि मेरे मन में ऐसी इच्छा आती है, ये भी पाप माना जाएगा। और मजे की बात है सबके मन में आ रहा है, कहना अलाउड नहीं है। सबसे अच्छे दोस्त को भी जो ना बताया जाए, ये वो वाली इच्छाएं हैं। इसलिए नहीं कि उसके भाई या बहन को लेकर है, अदरवाइज भी ऐसा हो सकता है, किसी भी वजह से कि आपको लगता है कि ये बहुत अनैतिक है। नहीं, ये नहीं बात करेंगे, ये बहुत पर्सनल मामला है। ऐसी इच्छाओं को और दबाना पड़ता है। वो कमबख्त जोर मारती हैं बार बार, इच्छा चाहती है कि पूरी हो जाए, मन को पता है कि पूरा नहीं कर सकते हैं,
तो इन्हें और दबाते हैं तो ये पहुंच जाती है अनकॉन्शियस में। जो सबकॉन्शियस में है वो लौट के चेतन में फिर से आ सकता है कि पान खाना है, पान खाना है, पान खाना है, अभी नहीं खा सकते, अभी नहीं खा सकते, क्लास खत्म हुई, बाहर गए, फिर से इच्छा ही पान खाओ, पान खा लिया, गप से मन शांत हो गया। अब चेतन में चली गई थी, फिर चेतन में आ गई। आपने दबा लिया था, शाम को फिर याद आ गया तो आपने पूरा कर लिया, क्या दिक्कत है। अब जो इच्छा ऐसी है जो न पूरी अभी करनी है, न कभी और करनी है, न किसी से कहना है, ऐसी तमाम इच्छाएं हो सकती हैं। और सिगमंड फ्रॉइड कहता है मुख्य रूप से ऐसी इच्छाएं काम इच्छाएं ही होती हैं। और काम चेतना इतनी आवारा किस्म की है कि वो किसी के प्रति भी हो सकती है। ऐसे लोगों के प्रति जिनके साथ अगर संबंध आप सोच भी रहे हैं तो वो समाज में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे सगोत्रीय संबंध आपने सोच लिया किसी के साथ हरियाणा में, तो बिना गर्दन के लटकना पड़ेगा पेड़ पर, कोई चारा नहीं है उसका। तो ऐसी इच्छाओं को दबाएंगे, दबाएंगे और दबाएंगे, इतना दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि वो चली जाएगी अचेतन में, अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस का मतलब है कि यहां एक काली गुफा जैसा मामला है, यहां जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और बाहर निकलने का जो एक रास्ता है उसके पास में बैठा एक चौकीदार। ये सब सिगमंड फ्रॉइड बता रहे हैं, चौकीदार का सिद्धांत दिया उसने, थियरी ऑफ गेट कीपर बोलते हैं उसको, चौकीदार का सिद्धांत। उस चौकीदार का एक ही काम है कि अंदर से कोई इच्छा बाहर आ ना पाए, दबी रहे अंदर। इसलिए जब किसी इच्छा को बाहर आना होता है वो चेहरा बदल के आती है, क्योंकि चौकीदार है गधा एक नंबर का, चेहरा बदलते नहीं पहचान पाता, आधार कार्ड नहीं मांगता उसका, चेहरा बदल के आएगी, समझता कोई और है तो तुम जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। और जो सिगमंड फ्रॉइड कहना चाह रहा है वो ये कि हमारी सबसे दबी हुई इच्छाएं चेहरा बदलकर सपनों या कल्पनाओं में सामने आती हैं। उसने सारे सपनों की व्याख्या कर दी कि ये सपना आने का मतलब दरअसल ये है, मतलब रहस्यवाद की व्याख्या कर दी कि रहस्यवाद क्यों होता है। उसको गर्भ के दौरान के अनुभवों के अचेतन स्तर से उसकी व्याख्या की, बहुत रोचक व्याख्या की सिगमंड फ्रॉइड ने। और उसने कहा कि अब आप सोच के देखिए कि आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आमतौर पर करते हैं केवल उस बात से जो उसने आपके सामने कही है, वो चेतन है, मुश्किल से 10%। उसका 90% व्यक्तित्व उसके अवचेतन और अचेतन में है। अवचेतन जिसे वो जानता है किंतु आप नहीं जानते, अचेतन जिसे वो भी नहीं जानता। और फिर आप केवल 10% जाके बोलते कि इंसान बड़ा अच्छा है, हमने उससे बात की है। यहां तो शादियां हो जाती हैं 5 मिनट की बातचीत के आधार पे, लड़के के घर वाले लड़की के घर वाले सारे घेर के बैठे हैं, फिर बोलते तुम दोनों बात कर लो। सब उठ के चले जाते हैं, बाहर कान लगा लेते हैं दीवार में ऐसे करके। फिर लड़का पूछता है आपकी क्या हॉबीज हैं। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से तैयार किया हुआ है। लड़की बता रही है सास ससुर की सेवा करना मेरी हॉबी है। लड़का बाग क्या बात है यार, यही पत्नी चाहिए थी, मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगी। फिर लड़की उससे आपकी क्या हॉबी है। लड़का कह रहा है खाना बनाना, पत्नी को घुमाना, शॉपिंग पे ले जाना, ये सब हॉबीज हैं। दोनों मक्कार एक नंबर के, दोनों सफेद झूठ बोल रहे हैं एकदम, लेकिन क्योंकि ऊपर की खोपड़ी है ना 10%, उससे काम चल रहा है। दोनों सुपर प्रभावित होकर लौटे हैं। लड़के के माँ बाप पूछे क्या पापा, बस क्या बताऊं पापा, आपकी सेवा हो जाए, मुझे यही तो इच्छा है। लड़की भी कह रही बहुत अच्छा, शॉपिंग करवाएगा और देखिए खाना बनाता है। देखिए आजकल ऐसा लड़का मिलता है कहीं। मैंने पूछा शराब पीते हो, बोला नहीं एकदम नहीं पीता हूं, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता। ऐसा लड़का आजकल मिलता है कोई इतना सज्जन, ऊपर से मार्केटिंग करवाएगा, शॉपिंग करवाएगा। अभी उसको पता नहीं है कि सब झूठ है, फरेब है, इसमें एक भी चीज सस्ती निकलने वाली आगे चलकर। दोनों प्रभावित हो गए, शादी हो गई। 6 महीने बाद झगड़ते हुए अपने घर पहुंचे, क्योंकि 6 महीने बाद सच सामने आ जाता है। 2, 4, 5, 6 महीने तो एक विशेष काल है जिस समय 7वें आसमान पे होते हैं लोग। उसके बाद जमीन पे धम से गिरते हैं, तब समझ में आता है कि गलती हो गई है। तो कौन, ये तो भैंस टाइप का इंसान मिल गया मुझे, तो ठीक व्यक्ति है ही नहीं। तो अचेतन जो है ना,
वो कंट्रोल करता है हमारे माइंड को। और सिगमंड फ्रॉइड ने कहा किसी को समझना है तो उसके अचेतन को समझो, उसके अवचेतन को समझो। और मनोविश्लेषण जो है वो तरीका है किसी व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन को समझने का, जिसपे सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसी रिसर्च की, हजारों केसेस पे रिसर्च करके तब निष्कर्ष निकाले। आप समझ सकते हैं कि उसका क्या असर रहा होगा उस जमाने में। उसको पढ़ के हिंदी के भी कुछ लोग बावले हो गए। उनमें से 3 का नाम लिखा हुआ था, कहां चले गए? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। उनको लगा अरे अब तो सब खत्म हो गया, इसको पढ़ लिया, अब तो कुछ बचा नहीं जीवन में, ऐसी फीलिंग आने लगी। वी आर इन द एथिकल डायलेमा। अच्छा, कभी आपने सोचा कि आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है? कभी सोचा आपने इस बारे में? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का साइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस चीज है। जैसे आपके विचार का साइज नहीं होता। आप कहें कि आज मेरे मन में 2.5 किलो की फीलिंग आ रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते ना आपकी मेरी फीलिंग में वजन कितना है। या आज मेरे मन में जो विचार आया वो रेक्टेंगुलर विचार आ रहा है। रेक्टेंगल का विचार आ सकता है, पर विचार रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना अपने आप में। विचार तो विचार है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस चीजें हैं, उनका आकार, उनका वजन, ये सब नहीं होता है। लोग मानते हैं कि आत्मा भी वैसी चीज है, ईश्वर भी वैसा ही है। अगर ईश्वर है तो कॉन्शियस है। आप ईश्वर का आकार मत पूछिए कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, मत पूछिए, वो भद्दा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए। अब जैन लोगों ने एक बड़ी यूनिक बात कह दी। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई आत्मा का साइज क्या है? बोले अरे पागल, ब्रह्म ही आत्मा है। तो अस्तिकाय में हमें केवल 2 चीजों पर गौर करना है, जीव यानी आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, और अजीव के अंतर्गत ये पुद्गल से बना है सारा संसार। अभी पुद्गल को समझेंगे 5 मिनट में संक्षेप में। पहले समझिए कि आत्मा क्या है। आत्मा बड़ा टेढ़ा मामला होता है। आप सबको भरोसा है ना कि आत्मा है आपके अंदर? पक्का है? देखी है आप लोगों ने कभी किसी और की आत्मा देखी हो? कभी रात को जंगल में जाए तो कहते कि आत्मा दिख जाती है। आप में से किसी का प्राथमिक अनुभव है आत्मा देखने का? मेरा भी नहीं है अभी तक। और मैंने सुना है टीवी पे कई चमत्कारी बाबाओं को भी देखा है जो आत्मा देखने का दावा करते हैं। आत्मा निकाल लेते हैं अंदर से, फिर आत्मा छोड़ भी देते हैं। तो मेरे तो अब तक ऐसा पाला पड़ा नहीं किसी के साथ। पड़ेगा तो देखेंगे। क्या पता अगली बार मैं कहूँ कि मैंने इस बीच में देख ली है। अभी तक तो मेरा कोई पाला पड़ा नहीं है। भूत प्रेत से भी नहीं पड़ा और आत्मा से भी नहीं पड़ा, परमात्मा से भी सीधा तो नहीं पड़ा अब तक। एक ही बार पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम मिल ही जाए तो अच्छा है। चलिए, ये जो जीव है, जीव का मतलब जैन दर्शन में क्या है? सॉल, यानी कि आत्मा। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। भारत में कुल 9 दर्शन है। 9 में से एक मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज रत्ती भर एग्जिस्ट नहीं करती है। उसको बोलते हैं चारवाक। वो बड़ा मस्त मौला आदमी है। वो तो अलग ही टाइप के लोग हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हो सकता है कि आज से 100 साल बाद वो सही साबित हो जाए, क्योंकि उनकी बात में साइंस थोड़ी ज्यादा दिखती है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, उनके पास आर्गुमेंट क्या होता है कि भाई शरीर है हमारा। महसूस कौन करता है? हाथ तो नहीं कर सकता, पैर तो नहीं कर सकता। याद कौन रखता है? हाथ पैर तो याद नहीं रख सकता। पहचानता कौन है? रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं, मेमोरी, रिकॉग्निशन। थिंकिंग कौन करता है? लॉजिक कौन करता है? एनालिसिस कौन करता है? ये सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, चेतन क्रियाएं हैं। हाथ पैर नहीं कर सकता। कभी आपने सुना हो कि मेरा हाथ सोच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाथ नहीं सोचता, पैर नहीं सोचता, नाक नहीं सोचता हमारा। तो एक ही आर्गुमेंट घुमा फिरा गया था, सोचता कौन है? फिर लोग कहते हैं अंदर है कोई, आत्मा है। पश्चिम में डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने ये वाली कहानी सुनाई पूरी की पूरी, और फंस गया। उसके बाद ऐसा फंसा कि बाहर निकल नहीं पाया वहां से। लेकिन चारवाक बोले कि यार ये सारी गप्पे क्यों मार रहे हो? और चारवाक उस टाइम के लोग थे जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज तो चारवाक आग लगा देते अगर आज के जमाने में होते। बोलते भाई ये बताओ कि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी आपसे बेहतर है, उसकी लॉजिकल कैपेसिटी आपसे बेहतर है, गणित आपसे तेज सॉल्व करता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, अब तो लैंग्वेज में भी आपसे आगे निकल गया पिछले 3 महीने में। जब से जनरेटिव एआई आ गई है,
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, आपको मानना पड़ेगा कि लैंग्वेज के मामले में भी वो हमसे आगे निकल गए। हम एक दो, जैसे मुझे 2 भाषाएं आती हैं ठीक से, 2-3 बोलियां आती हैं, हरियाणवी आती है, थोड़ी 1-2 बोलियां और आती हैं, पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर को केवल एक चिप डालने की देर है, वो कहेगा मुझे 350 भाषाएं आती हैं और परफेक्शन से आती हैं। वो रियल टाइम में एक लैंग्वेज सुन के दूसरे में जवाब दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हमें दुनिया के कुल भूगोल में से 0.00001% रास्ते पता होंगे। जैसे मुझे यहाँ से पता है कि सीपी जाना हो तो रास्ता कैसे, मुझे पता है। करोलबाग जाना हो रास्ता पता है, दिल्ली के कुछ रास्ते पता है। कोई मुझे अफ्रीका में छोड़ दे के रास्ता बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मेरा फ़ोन बता देगा, क्योंकि उसके पास जीपीएस इनेबल्ड वो डिवाइस है, उसको पता है सारे रास्ते। तो सोचने के मामले में, मेमोरी के मामले में, एनालिसिस के मामले में, लॉजिक के मामले में, मेमोरी रिट्रीवल के मामले में, रिटेंशन के मामले में, जितने मामलों में हम सोचते थे कि आत्मा है, उन सब मामलों में भौतिक वस्तु हमसे आगे निकल चुकी हैं। और चारवाक यही कह रहा था कि ये जो शरीर है ना, ये खास तरीके से बना है। वो समझा नहीं पा रहा था, न्यूरोसाइंस नहीं पढ़ी थी उसने बेचारे ने। न्यूरोसाइंस बनी कब है? अभी मुश्किल से 100 साल पहले पहली बार दिमाग के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए। और कायदे से तो ये सारी जो झगड़ा है मुश्किल से पिछले 60 साल का है। जब हमने ईईजी जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ करना शुरू किया, दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के अंदर की जो इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, उनको स्टडी किया, और हम समझ पा रहे हैं कि जब मैं इमोशनल होता हूं तो मेरी खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, और जब मैं सोचता हूं तो खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज़्यादा उस समय इम्पल्सेस आती हैं। और आजकल कई लोग कहने लग गए हैं कि सोचना, महसूस करना, ये सब जो है खोपड़ी के, दिमाग के, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कहते हैं, अभी साबित नहीं हुआ कुछ भी। अभी डिबेट है, कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत डिबेट है। अभी कहीं मौका मिलेगा तो उससे हम बात करेंगे। उस पर मैंने अभी इस बीच में बहुत सारी किताबें मंगवा ली हैं, आजकल पढ़ रहा हूँ उन सबको, साइंस के भी और जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं न्यूरो साइंस के, वो भी। कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक, पर चारवाक कहना यह चाह रहा है कि जैसे कंप्यूटर है वैसे हमारा शरीर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर है। और एक सिंपल तरीके से उसकी भाषा में न्यूरो साइंस इम्पल्सेस वो नहीं आ रहा, पर वो कह ही रहा है कि शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं इस तरह से होती है कि चेतना या चिंतन अपने आप पैदा हो जाता है। बुद्ध कह रहे हैं कि ना, आत्मा तो नहीं है। बुद्ध भी कह रहे हैं आत्मा नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि चेतना एक नदी की तरह है, एक रिवर की तरह फ्लो करती है। और उसी फ्लो करने में जैसे पानी की एक बूंद अगले बूंद को रिप्लेस करती है, अगली बूंद अगले को रिप्लेस करती है, हर क्षण रिप्लेसमेंट हो रहा है,